हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 7th लेक्चर। ये हमारा 7वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम हेनरी फ्यूल के 14 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। ठीक है। और वैसे ग्रेजुएशन की बात करिए, चाहे मास्टर्स की बात करिए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करिए, कॉमर्स स्ट्रीम के या क्लास 12th के सिलेबस में भी ये है हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। ये जो टॉपिक है ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपको ध्यान से समझना है। ठीक है। वैसे ये बहुत इजी प्लस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप आसानी से समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि जो लास्ट के 2 लेक्चर थे, लेक्चर 5 लेक्चर 6, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो वहां हमने बेसिक पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो हमने वहां देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। प्लस उसके बाद हमने नेचर फीचर या कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, एंड सिग्निफिकेंस या कह लीजिए इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। तो ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में लेक्चर 5 लेक्चर 6 में पढ़े थे। वैसे अगर आपने ये लेक्चर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं देखे तो इस लेक्चर के बाद कोशिश करिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर देखते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज लेक्चर 7 है। आज हम पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। ये वो लिस्ट है 14 प्रिंसिपल की जो हमें पढ़नी है। ठीक है। ये 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने दिया था। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल बताने से पहले मैं थोड़ा सा हेनरी फ्यूल, जो जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये जो हेनरी फ्यूल थे, ही वाज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। ये फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे हेनरी फ्यूल। उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, फ्रेंच माइनिंग कंपनी। ठीक है। एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन की थी एज एन इंजीनियर, और फिर वहां पे प्रमोशन होके ये रिटायर हुए थे एज ए एमडी। तो क्या हुआ था कि उस कंपनी में बीच में बहुत, कंपनी का कह लीजिए बहुत बैड फेज था, इवन बैंकरप्सी की स्टेज पे कंपनी पहुंच गई थी। तो वहां पर हेनरी फ्यूल ने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने जो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो वहां पे यूज किया और वापस कंपनी को उस बैंकरप्सी की स्टेज से रिकवर कराया था। तो वो एक बहुत बड़ा कह लीजिए रोल उन्होंने प्ले किया था, और वहां से उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया। और वही पूरा जो उनकी जो एक्सपीरियंस रहा उस कंपनी में, उनका इतने सालों का जो एक्सपीरियंस रहा हेनरी फ्यूल का, वही इन्होंने इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में दिए हैं। ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल पढ़ने से पहले इनके 3 मेन कंट्रीब्यूशन थे। ठीक है। वैसे तो 14 प्रिंसिपल, अलग अलग 14 प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में भी एग्जाम में पूछा जाता है, या 14 पूरे प्रिंसिपल के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है, या कभी कभार पूछते हैं कि व्हाट आर द 3 मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल। ये जो हेनरी फ्यूल फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे, इनका मेन 3 कंट्रीब्यूशन क्या था। तो पहले 3 इनके जो मेन कंट्रीब्यूशन थे वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 14 प्रिंसिपल बताती हूँ। तो सबसे पहला इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था कि इन्होंने कहा था कि जो भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक्टिविटीज को, किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को 6 ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है। कौन कौन सी? टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। ठीक है। किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है, इन्हें 6 ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है। और ये है वो 6 ग्रुप। तो इन्होंने ये सबसे पहले कह लीजिए मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे जिन्होंने बात कही थी कि जो ग्रुप इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है, इन्हें इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए। इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी होती है वो स्मूथली परफॉर्म हो पाती है और ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाता है। तो ये इनका पहला कंट्रीब्यूशन था। दूसरा इनका मेन कंट्रीब्यूशन ये था कि ही वाज द फर्स्ट वन, ये पहले थे, हेनरी फ्यूल फर्स्ट, कह लीजिए फर्स्ट रिसर्चर थे, फर्स्ट थिंकर थे मैनेजमेंट के, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हम पढ़ चुके हैं 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, वो मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है। हम 5 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के फंक्शन हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है। दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म, ये मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें ये एक फंक्शन ऐड हुआ है, बट बेसिक 4 फंक्शन है। और ये सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया था? ये सबसे पहले फाइंड आउट किया था हेनरी फ्यूल ने। तो हेनरी फ्यूल इज द फर्स्ट वन हु आइडेंटिफाइड द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये जो POSDC, ये जो हमने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में पढ़ा है, दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक, तो ये इनका दूसरा कंट्रीब्यूशन था। तीसरा कंट्रीब्यूशन हेनरी फ्यूल का क्या था कि इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट, इन्होंने आइडेंटिटी, ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि मैनेजमेंट एक सेपरेट फील्ड है, ठीक है, सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है। और फिर इन्होंने 14 प्रिंसिपल डेवलप किए थे। और ये 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है फॉर एनी मैनेजर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। हर मैनेजर को ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉलो करनी ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, दीज आर जस्ट द गाइडलाइन, ये केवल दिशा निर्देश है, इट इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल। ये कोई हार्ड एंड फास्ट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट वाला कोई रूल नहीं है कि यही रूल फॉलो होंगे, बट ये एक गाइडलाइन है, ऐसा फॉलो करना चाहिए किसी भी मैनेजर को। तो ये इन्होंने 14 प्रिंसिपल में दिया था, ठीक। तो ये इनके 3 कंट्रीब्यूशन थे। पहला कंट्रीब्यूशन कि ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको 6 ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए। दूसरा, ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि 4 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। एंड फिर इसके बाद इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, ठीक है। और इसी कंट्रीब्यूशन, इतने जो मेजर कंट्रीब्यूशन थे, इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल इज कॉल्ड फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इवन मेरी एक 1000 MCQ सीरीज है, एक प्लेलिस्ट है 1000 MCQ सीरीज की, वहां पे मैंने 1000 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसमें मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे भी 100 क्वेश्चन लगभग डिस्कस किए हैं। वहां पे इस पे बहुत क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, तो हेनरी फ्यूल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वो लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है जो हमें डिस्कस करना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये 14 प्रिंसिपल आप रीड कर लीजिएगा। अब हम एक एक करके इन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा काम है ना, इट शुड बी डिवाइडेड, उसको डिवाइड कर देना चाहिए स्मॉल टास्क में, स्मॉल जॉब में। और वो जो हर टास्क है, हर जॉब है, वो किसको असाइन करना चाहिए, स्पेशलाइज पर्सन, जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। उसमें जो स्पेशलाइज एम्प्लॉय है, जो कॉम्पिटेंट है उस काम को करने में, उसको वो टास्क असाइन करना चाहिए, ठीक है। देखिए डिवीजन ऑफ वर्क, वैसे भी एक मैनेजर, एक पर्सन तो पूरा काम वैसे भी नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर पाएगा ना, वो ओवरलोडेड हो जाएगा। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क में कहा गया है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड, जो काम है उसको डिवाइड करना चाहिए। और फिर उस डिवाइडेड वर्क को अलग अलग जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच में उस टास्क को असाइन कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंसी। एम्प्लॉय की जो कॉम्पिटेंसी है, एम्प्लॉय की जो क्षमता है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसके बेसिस पे अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग टास्क परफॉर्म कर देना चाहिए, ठीक है। इसका फायदा क्या है, इससे टास्क सिंपलर हो जाएगा ना, इससे काम करना कितना आसान हो जाएगा। और एक ही एम्प्लॉय अगर वो टास्क बार बार करे, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस करे, तो फिर क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। एक्यूरेसी, वो अब काम को बहुत एक्यूरेसी के साथ कर पाएगा, उसमें उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब क्या है, कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इनपुट क्या होगा, कम से कम, यानी कम मेहनत पे आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका फायदा है डिवीजन ऑफ वर्क का। इसीलिए जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहां पे क्या होता है, देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। बड़ी कंपनीज में सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का अलग, HR का अलग, मार्केटिंग का अलग। और अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है तो प्रोडक्शन का अलग, स्टोर अलग, परचेज अलग, ठीक है। हर डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, एक ही पर्सन सारे काम नहीं कर सकता। इसलिए उसको एम्प्लॉय के बीच में डिवाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसी, राइट। और एक चीज और है, ये जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ये दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। चाहे वो मैनेजमेंट वर्क हो, चाहे वो टेक्निकल वर्क हो, ठीक है। चाहे वो टेक्निकल वर्क हो, चाहे वो मैनेजमेंट वर्क हो। मैनेजमेंट वर्क यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे HR का जो काम होता है, पेरोल, ठीक है, HR का काम होता है ना, सैलरी बनाना, ठीक है। तो वो काम किसी एक पर्सन को अपॉइंट अलॉट कर दें, तो वो पर्सन का यही काम है, वो यही रिपीटेटिव यही काम अगर करता रहेगा, तो उस एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा, वो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चाहे मैनेजमेंट काम हो, चाहे कोई टेक्निकल काम हो, टेक्निकल काम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई फैक्ट्री है जब वहां पे वेल्डिंग का काम हो रहा है, तो ठीक है, किसी वर्कर को वेल्डिंग का काम दिया गया है, तो उसका काम केवल वेल्डिंग का ही है। तो वो उसको रिपीटेटिव वही काम करना है, उसको कोई दूसरा काम नहीं करना, उसको केवल वेल्डिंग का ही काम करना है। तो वो रिपीटेटिव वही काम करता रहेगा, तो उसकी, इससे क्या होगा, उसमें स्पीड आ जाएगी, ठीक है, वो इसमें स्पेशलाइज हो जाएगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी, कम समय में ज्यादा काम कर पाएगा, ठीक है।
तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये फायदा है डिवीजन ऑफ वर्क का। तो ये था पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं अथॉरिटी क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। देखिए, अथॉरिटी मतलब अधिकार, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है ना, तो यानी सुपीरियर जो बॉस है वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सके, इसका राइट, इसकी अथॉरिटी, ठीक है। तो अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सके, इसका जो राइट है, इसका जो अधिकार है, दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेदारी यानी ड्यूटी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ड्यूटी है जो सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट की जाती है टू परफॉर्म, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट है, जो जूनियर है, उससे जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि उसको ये काम करना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये जो प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, ये क्या कहता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये प्रिंसिपल कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा न हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, ठीक है, बट अथॉरिटी दी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी तो दे दी, सबऑर्डिनेट को बोल दिया ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको ये काम करना है, ठीक है, बट उसको अथॉरिटी यानी अधिकार तो दिया ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल लास्ट लाइन में दिया है, जैसे एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। सपोज करिए एक फोरमैन है, उसको कहा कि आपको 100 यूनिट कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन करना है, वो फैक्ट्री जिस भी चीज की होगी, ठीक है, वहां पे आपको 100 यूनिट इसका प्रोडक्शन करना है। तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि आपको बनाना है, ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर बनाना है, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी। अथॉरिटी जैसे उसको अधिकार नहीं दिया, उसको कोई अधिकार नहीं दिया कि वो स्टोर से रॉ मटेरियल इशू करा सके। स्टोर से रॉ मटेरियल इशू कराएगा, ठीक है, प्लस टूल्स वगैरह इशू कराएगा, तभी तो ये फोरमैन काम कर पाएगा। तो इसको अथॉरिटी नहीं दी, अधिकार नहीं दिया, बट इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो ये तो गलत है ना। फोरमैन क्या अपना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, ठीक है। और जो सुपीरियर है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज भी ना करे, ये भी कहा गया है, ठीक। अब इस ये जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या है? इसके 3 फायदे हैं। सबसे पहला क्या है? ये इट प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, यानी सुपीरियर अपनी जो भी अथॉरिटी है उसका मिसयूज न कर सके, ये भी प्रिवेंट करता है ये प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी हेल्प करता है। यहाँ पे फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसको इतने यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी हेल्प करता है। प्लस इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय की कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। अगर किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, थोड़ी सी ही अथॉरिटी दी जाए, अगर इस फोरमैन को अथॉरिटी दी जाए कि आप स्टोर से सामान इशू कर सकते हैं, जो भी टूल्स आपको चाहिए वो इशू कर सकते हैं, और कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप बताइएगा, ठीक है, तो इससे क्या है, एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अगर उसको थोड़ी सी अथॉरिटी, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, जो देखिए ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो लेवल के हिसाब से जितनी अथॉरिटी चाहिए वो अगर दी जाए तो एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस आता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ठीक है, आपको अगर कोई काम दिया जाए तो क्या मोटिवेशन तो आता ही है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, ठीक। तो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से तो आप काफी कुछ वाकिफ है, ठीक है, होंगे ही। तो डिसिप्लिन, चाहे स्कूल में, स्कूल की बात करें, आप लोग स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं या कॉलेज आप जाते हैं, या आप में से काफी स्टूडेंट्स जॉब पे भी हैं, तो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जहां आप जॉब कर रहे हैं, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। डिसिप्लिन, अनुशासन तो हर जगह ही चाहिए, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाती है। चाहे, और डिसिप्लिन केवल बाहर नहीं, घर में भी तो डिसिप्लिन होता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, ठीक है, कोई भी कंपनी, हर जगह डिसिप्लिन इज मतलब रिक्वायर्ड। डिसिप्लिन के बिना तो काम ही नहीं होगा, सिस्टमैटिक काम हो ही नहीं सकता डिसिप्लिन के बिना, ठीक है। तो डिसिप्लिन, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, हेनरी फ्यूल का ये जो थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, ये क्या कहता है कि डिसिप्लिन, दिस इज द ओबीडियंस
टू द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसका ओबीडियंस, उसको फॉलो करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है हर एम्प्लॉय के लिए फॉर द सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक वे में अच्छे से काम कर पाए, वो तभी कर पाएगी जब ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं वो फॉलो करेंगे रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करें, तभी पॉसिबल है। ठीक है। और एक चीज और है, जो रूल रेगुलेशन है दैट शुड बी क्लियर, वो क्लियर होने चाहिए एंड प्लस फेयर होने चाहिए। ठीक है। जो रूल रेगुलेशन है दैट शुड बी क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट। ठीक है। और अगर कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए पेनाल्टी का प्रोविजन भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये फेयर है, इसका मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि किसी एम्प्लॉय ए के लिए तो कुछ और रूल है, एम्प्लॉय बी के लिए कुछ और रूल है, ऐसा ना हो। ठीक है। जो रूल्स हैं, जो बेसिक जो डिसिप्लिन है दैट शुड बी क्लियर। बेसिक जो रूल रेगुलेशन है वो क्लियर होने चाहिए प्लस फेयर होने चाहिए। और अगर एम्प्लॉय नहीं फॉलो करता है तो देयर शुड बी सम पेनाल्टी, पेनाल्टी का प्रोविजन भी होना चाहिए। और ये जो डिसिप्लिन है ना, इट इज फॉर ऑल एंटरप्राइजेज, जो अभी मैंने बताया, चाहे होटल हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एनजीओ, हर जगह डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। घर हो, घर में भी डिसिप्लिन होता है। प्लस एट ऑल द लेवल, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स हों, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर सीनियर टाइम पे नहीं आएगा ऑफिस तो जूनियर कैसे आएगा टाइम पे ऑफिस। ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है कि ऑफिस टाइम पे आना है। तो चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, एवरीवन हैज टू कम टू द ऑफिस ऑन टाइम, सबको टाइम पे ऑफिस आना है। टॉप मैनेजमेंट की बात छोड़ के, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबके लिए एक प्रॉपर टाइम होता है, उसी टाइम पर आना है। तो ये पार्ट ऑफ डिसिप्लिन है। अगर टाइम पे आएंगे तो नेचुरली जो वर्क है वो सिस्टमैटिक वे में होगा, इफिशिएंटली वर्क परफॉर्म होगा। ठीक है। तो दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट आप खुद समझ सकते हैं। सबसे पहला है कि स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फंक्शनिंग हो पाएगी। कोई भी बिजनेस सिस्टमैटिक वे में, स्मूथ वे में फंक्शन कर पाएगा अगर डिसिप्लिन वे में काम करेगा। प्लस एक बेटर रिलेशनशिप होगा, अगर हर कोई डिसिप्लिन रहेगा तो एक बेटर रिलेशनशिप होगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। प्लस एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन की तो मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होती ही है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है। तो दीज आर द थ्री बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब होता है वन। ठीक है। यूनिटी मतलब क्या होता है, यूनिटी मतलब एकता। ठीक है। यूनिटी मतलब क्या होता है, एकता। ठीक है। यूनिट मतलब एक, यूनिटी मतलब एकता। तो यूनिटी ऑफ कमांड यानी जो कमांड है दैट शुड बी कलेक्ट, मतलब उसमें यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो सब ऑर्डिनेट है, ठीक है, जो सब ऑर्डिनेट है, जो जूनियर है, ही शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन एंड ओनली वन सुपीरियर। यानी जो सब ऑर्डिनेट है, जो जूनियर है, उसको जो ऑर्डर मिले या जो सब ऑर्डिनेट जिसके लिए अकाउंटेबल होना, वो केवल एक ही सुपीरियर हो, एक ही बॉस हो इसका। ऐसा ना हो इस सबऑर्डिनेट के ऊपर तीन बॉस बैठा दिए गए हैं और ये तीनों बॉस इसको कमांड कह रहे हैं, तो ये सबऑर्डिनेट कितना कंफ्यूज हो जाएगा। ये बॉस ए का कहना माने, बॉस बी का कहना माने, कि बॉस सी का कहना माने। ठीक है। प्लस ये जो आपस में ये जो तीनों सुपीरियर हैं इनके बीच में भी तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट है इसको तीनों के हिसाब से काम करना होगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा क्योस मच जाएगा। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल आया था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए और ये सबऑर्डिनेट केवल इसी बॉस को अकाउंटेबल होना चाहिए, प्लस इसी बॉस को रिपोर्टिंग करे और ये बॉस के पास ही ये राइट हो कि ये इसको ऑर्डर दे सके। दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है। अगर डुअल सबऑर्डिनेशन हो, यानी एक जूनियर के ऊपर दो सीनियर बैठेंगे, दो इसके बॉस हो जाएंगे, तो क्या होगा, इट क्रिएट कंफ्यूजन। जूनियर जो है, जो सबऑर्डिनेट है, वो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा किसका कहना माने, प्लस सुपीरियर के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। ठीक। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा बहुत सारे हैं। देखिए, नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाएंगे। ठीक है। ये जो सबऑर्डिनेट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो पाएगी, अगर इसने काम नहीं किया तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो पाएगी। ये कह नहीं पाएगा कि दूसरे बॉस ने मुझे दूसरा काम दे दिया था इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। ठीक है। बॉस बी ने मुझे कोई एक्स काम दे दिया था जिसकी वजह से मैं ये बॉस ए का काम नहीं कर पाया। ठीक है। तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो पाएगी। प्लस बेटर परफॉर्मेंस, अगर पर्सन कंफ्यूज नहीं होगा, उसका माइंड क्लियर रहेगा, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, तो बेटर परफॉर्मेंस होगी। प्लस सीनियर्स के बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल है कि सपोज करिए एक कंपनी है, उसका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो सेल्स कर रहा है, कस्टमर से मिल रहा है। अब कस्टमर ने कहा कुछ डिस्काउंट दो,
ठीक है, कुछ डिस्काउंट कितना आप दे पाएंगे। तो जो मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो बॉस है, मार्केटिंग मैनेजर, उसने उससे कहा है कि नहीं, तुम्हें 10% से तुम 10% डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। जबकि सेल्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर उसका एक फाइनेंस का भी मैनेजर है, ठीक है, वो उसने उसे क्या कहा है कि नहीं, तुम 5% से ज्यादा कस्टमर को क्या है डिस्काउंट मत देना। तो ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, इसके ऊपर दो बॉस बैठे हुए हैं। मार्केटिंग वाला बोल रहा है 10% डिस्काउंट दे दो, सेल्स होनी चाहिए। फाइनेंस वाला बोल रहा है कि ना, 5% से ज्यादा डिस्काउंट कस्टमर को मत देना। तो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव कितना ज्यादा कंफ्यूज होगा ना, ये क्या कस्टमर से डील कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कि सब ऑर्डिनेट के पास केवल एक ही डायरेक्शन से ऑर्डर आने चाहिए, दो सुपीरियर बॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि देयर शुड बी वन हेड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। यानी वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जिनका एक ऑब्जेक्टिव है, उसका केवल एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही हेड होना चाहिए। ठीक है, ये अभी आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, पर अभी मैं एग्जाम्पल एक समझाती हूँ, एग्जाम्पल से बताती हूँ, आप समझ जाएंगे आसानी से। देखिए, टाटा इंटरप्राइजेस बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से एक है, बहुत अच्छा काम कर रही है टाटा कंपनी, ठीक है। तो हम जानते हैं टाटा कई सेक्टर्स में है, टाटा के होटल्स भी हैं, टाटा कई एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बनाती है, टाटा ऑटोमोबाइल में भी है, टाटा ज्वेलरी में भी है, ठीक है, बहुत सारे टाटा इंटरप्राइज और भी कई सेक्टर्स में है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि देयर शुड बी सेपरेट डिवीजन फॉर ऑल। देखिए, एक ही इंटरप्राइज, ठीक है, टाटा हुई, रिलायंस हुई, आईटीसी हुई, बहुत बड़ी बड़ी ये जो कंपनीज हैं, ये कई सेक्टर में है। ये होटल में भी है, एफएमसीजी में भी है, ऑटोमोबाइल में भी है, अगर मैं टाटा की बात करूँ गोल्ड सेक्टर में भी है। तो ये क्या है, इनके अलग अलग डिवीजन है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि देयर शुड बी अ सेपरेट डिवीजन फॉर ऑल। ये जितने भी अलग अलग ये डिवीजन है ना, इनको अलग अलग डिवीजन में रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही हेड हो, वो सारे डिवीजन को मैनेज कर रहा हो, तो ये बहुत मुश्किल है, इतना ज्यादा कोई काम कर पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, प्लस केओस हो जाएगा, सिस्टमेटिक वे में काम नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी अगर एक ही इंटरप्राइज अगर कई मतलब ग्रुप ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करती है, अलग अलग सेक्टर्स में बेसिकली होती है, तो इनको अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, एंड ईच डिवीजन, ये जो हर डिवीजन हो, उसका एक सेपरेट प्लान होना चाहिए, उसका सेपरेट रिसोर्स होना चाहिए, प्लस उसका सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए। यही बात कही गई है, सेपरेट हेड होना चाहिए, सेपरेट प्लान होना चाहिए, सेपरेट रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है, हर डिवीजन का। और ये जो वर्क है, इन्हें अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करना चाहिए। इसीलिए टाटा जो होटल इंडस्ट्री में है, उसका वो दूसरी कंपनी के नाम से है, ठीक है। टाटा इंटरप्राइज जो एफएमसीजी में है, वो अलग कंपनी के नाम से है, ऑटोमोबाइल में अलग है, ठीक है, गोल्ड के सेक्टर में अलग है। अब जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएमसीजी। ये जो एफएमसीजी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। एफएमसीजी का फुल फॉर्म क्या है? वैसे अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आपने पिछले मेरे वीडियोस देखे हैं, तो मैंने एक जगह डिस्कस किया है एफएमसीजी, ठीक है। एफएमसीजी का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा, दो और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कहा कि टाटा इंटरप्राइजेस जो है वो होटल इंडस्ट्री में भी है, ठीक है। तो होटल इंडस्ट्री में किस नाम से है? टाटा इंटरप्राइजेस होटल इंडस्ट्री में कौन सा होटल है जो टाटा इंडस्ट्रीज का है, टाटा इंटरप्राइजेस का है, ठीक है। बहुत मतलब बहुत रिनाउंड होटल है, ठीक है। और एक और तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि टाटा जो है वो गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी की इंडस्ट्री में भी है, और वो भी बहुत बड़ा ब्रांड है, इवन टॉप मोस्ट ब्रांड है, ठीक है। तो वो उसका नाम आपको बताना है। तो आज के लेक्चर में आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कोशिश करिएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन क्या है? एफएमसीजी का फुल फॉर्म क्या है? दूसरा, टाटा जो होटल है, टाटा का जो होटल है उसका नाम बताना है, प्लस टाटा जो है गोल्ड ज्वेलरी के भी इंडस्ट्री में है, तो उसका आपको उस ब्रांड का नाम बताना है, बहुत फेमस ब्रांड है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो गूगल करिए, किसी की हेल्प लीजिए, बड़े भाई बहन की हेल्प लीजिए, अपनी फ्रेंड की हेल्प लीजिए, पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इंतजार करूंगी, देखती हूँ कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी फरवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक्चुअली काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ, कौन से नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है। और एक्चुअली मेरे चैनल पे आज की तारीख तक 350 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर अपलोडेड हैं, तो सही में ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है कि एक बार मतलब उसे वो देखे कि कौन-कौन से सब्जेक्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसीलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है ताकि आप देख लें। पुराने बच्चों को तो पता है बट नए बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें अभी नहीं पता है, तो सबसे अच्छा है कि एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है? तो आपको ये लिस्ट ऑफ मैंने सबकी ये जो सेपरेट मैंने यहाँ पे दिखाए हैं सब्जेक्ट, उनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो जरूर इसका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स प्रिंसिपल, छठा प्रिंसिपल। छठा प्रिंसिपल क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको नीचे रखना चाहिए, और जो जर्नल इंटरेस्ट है यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों से मिलके बनती है। एक ऑर्गेनाइजेशन किससे? एम्प्लॉय, ह्यूमन रिसोर्स, इनसे मिलके बनती है। ठीक है, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट अलग है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव अलग है। एम्प्लॉय को बोनस चाहिए, सैलरी चाहिए, बढ़ी हुई सैलरी चाहिए। ठीक है, कुछ एम्प्लॉय का फाइनेंशियल नीड होती है, कुछ एम्प्लॉय की क्या होती है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। ठीक है, तो अलग अलग मोटिव होता है हर एम्प्लॉय का। और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो अलग है। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अलग है, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, जो इंडिविजुअल है उसका इंटरेस्ट अलग है। बट ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कहता है, इनका प्रिंसिपल मतलब इन दोनों का इंटरेस्ट अलग है, लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि जो जर्नल इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, इट मस्ट सुपरसीड, यानी वो ऊपर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ऊपर होना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यानी इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है कि सैलरी ज्यादा हो, और मतलब सैलरी ज्यादा हो, एक्सपीरियंस हमें मिले, और भी दूसरे कुछ मोटिव होते हैं एम्प्लॉय के, तो वो नीचे हो, और जो कंपनी का जो मोटिव है दैट इज एट द हायर एंड, वो ऊपर हो। तो ये प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, और इवन इसीलिए देखिए इंटरेस्ट तो डिफर करेगा ही। ये जो एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ये तो डिफर करेगा ही। बट एक अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो कोशिश करता है टू रिकंसाइल देयर इंटरेस्ट। रिकंसाइल यानी मैच कराए, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है और जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है, वो दोनों इंटरेस्ट क्या हो, मैच हो, रिकंसाइल हो। ये एक अच्छा मैनेजमेंट करने की कोशिश करता है। और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया था ई सॉप का। ई सॉप। एक और क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, एक और क्वेश्चन है, चौथा एंड लास्ट क्वेश्चन है, ई सॉप क्या होता है? ई सॉप। वैसे अगर आप 12 के हैं तो अभी ई सॉप के बारे में आपको अभी नहीं शायद पता होगा, बट अगर आप ग्रेजुएशन के हैं तो ग्रेजुएशन में एचआर के पेपर में भी ई सॉप पढ़ते हैं, प्लस फाइनेंस के पेपर में भी ई सॉप का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा व्हाट इज ई सॉप, और मैं कोशिश करूंगी अगले लेक्चर में मैं ये जो चार क्वेश्चन मैंने आज पूछे हैं ना, उन चारों के सॉल्यूशन मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो ईसॉप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, ये क्या कहता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब के ऊपर जर्नल इंटरेस्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो ऊपर होना चाहिए एज कंपेयर टू जर्नल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा, सबसे पहला फायदा ये है कि इट हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में हेल्प करता है। प्लस इससे कोऑर्डिनेशन बना रहता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है, प्लस पता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है। देखिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लोग जुड़े होते हैं। जब मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कौन कौन से? देखिए ऑर्गेनाइजेशन से ओनर जुड़ा हुआ है, शेयर होल्डर्स जुड़े हैं, क्रेडिटर जुड़ा हुआ है, डेटर जुड़ा हुआ है, टैक्स अथॉरिटी जुड़ी है, गवर्नमेंट जुड़ी है, कस्टमर जुड़े हुए हैं, सोसाइटी जुड़ी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को नेचुरली सी बात है ऊपर रखना चाहिए।
ठीक है? जबकि इंडिविजुअल तो केवल अपने बारे में सोच रहा है, जो एम्प्लॉयी है वो केवल अपने बारे में सोच रहा है। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो करने के साथ इतने सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको ऊपर रखना चाहिए एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल या एम्प्लॉय। ठीक है? लेकिन दोनों को रिकंसाइल करने की जरूरत है। कोशिश, जो अच्छा मैनेजमेंट है वो कोशिश करे कि दोनों को रिकंसाइल करे, और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया था ईसॉप का। ठीक है? ये इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि ईसॉप से मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है और इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को कुछ हद तक रिकंसाइल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है? तो चलिए फिर आज मैं यहीं तक केवल 6 प्रिंसिपल डिस्कस करती हूँ। अब बचे हुए जो 8 प्रिंसिपल हैं, ठीक है? 8 प्रिंसिपल बच रहे हैं ना? 8 प्रिंसिपल जो बच रहे हैं वो अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट सेकंड में। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।